डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी है। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए का हो चुका है और गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ था। जी हाँ, ब्लड बाथ देखा गया है मार्केट में। रुपए की कदर में कमी से कर्जों का बोझ भी बढ़ने लगा है। डॉलर की कदर में हर एक रुपए के इजाफे से पाकिस्तानी अवाम पर कर्जों के दबाव में 125 अरब रुपए का इजाफा होता है। हमारे नुमाइंदे राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, ये बताइएगा ओपन मार्केट और इंटर मार्केट में कितना फर्क है और ब्लैक मार्केट में डॉलर का क्या रेट चल रहा है? ये IMF की शुरू में जो डिमांड आई थी उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मार्केट बेस कर दे। तो उसके बाद जो मार्केट बेस कर दिया था तो रेट अप एंड डाउन हो रहे थे, लेकिन जब जो नई डिमांड आई है वो ये कहा गया है कि मार्केट बेस से मुराद वो रेट होगा जो ब्लैक में चल रहा है। अफगान ट्रांजिट रेट, कोयटा और बलूचिस्तान या पेशावर में जो रेट चल रहा है उसके बराबर करे। और यही वजह है कि ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में रेट जो है वो बहुत ज़्यादा आज ऊपर गए। तकरीबन 18 रुपये से ज़ायद का जो है इजाफा हुआ और 285 रुपये जो है वो रेट चल रहे हैं। और आगे के रेट जो है 290 और 295 और 300 की जो बात चल रही किसके चल रहे, और 285 जो है वो इंटर बैंक चल रहा है और तकरीबन 290 जो है वो ओपन मार्केट चल रहा है और मज़ीद भी आगे बढ़ सकता है। वजह यही है कि ब्लैक मार्केट को जो है काउंटर करना है, ताकि ब्लैक मार्केट में लोग ना जाएं, यहाँ से सस्ता डॉलर ख़रीद कर ब्लैक मार्केट में ना फ़रोख्त करें और उसका सदबाब किया जाए। ये डिमांड थी। इससे पहले जो है मिनी बजट, टैक्सों की वसूली, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, महंगाई में इजाफा है। इसी तरह जो शरह सूद का आज है कि मॉनेटरी पॉलिसी है और स्टेट बैंक आज जो है हो सकता है कि 2% जो है वो बढ़ा दे। तो ये तमाम सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि मार्केट पर असरअंदाज हो रहे हैं। बिलखुसूस डॉलर ने जो है बहुत ज़्यादा आज इजाफा हुआ है, जिससे सरमायाकार भी परेशान है जो स्टॉक मार्केट के हैं और जो इंडस्ट्रियल्स है जिनकी सनतें चलती हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, मार्केट पे इसके जो बहुत ही मनफी असरात मुरतब होंगे। आप हमारे साथ ही रहिए राशिद। अभी हमें ज्वाइन किए फॉरेन एक्सपर्ट मलिक दोस्तान साहब ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मलिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि डॉलर में इजाफा कैसे वक्त में हो रहा है जब पहले ही जो पाकिस्तानी मईशत है वो मुश्किलात से दो चार है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी रुपए की तनज़्ज़ुली कहाँ पर जाके रुकेगी और इसकी मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखो, ये डिमांड और सप्लाई का मसला है। देखा आपने देखा पहले डॉलर 2 हफ्ते पहले 285 से कम हो के 28 फरवरी तक 260 तक चला गया था और उसकी नीचे गिरने की वजह से सप्लाई बढ़ी थी। जो एक्सपोर्टरों के पैसे बाहर पड़े थे, अब स्टेट बैंक ने उनको बांध किया था 28 फरवरी तक। अगर आपने सिलेंडर ना किए तो हम आपको पुराना रेट लगा देंगे जो जिससे आपकी एक्सपोर्ट रिसीट फाइल हुई थी। तो वो रेट था 200 से भी कम था। तो वो बड़े पैमाने में अपने डॉलर सिलेंडर कर रहे थे। जो ही कल की डेट खत्म हुई है 1 मार्च से आपने देखना डॉलर का रेट दोबारा बढ़ना शुरू हुआ है और बढ़ने की बहुत सी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो IMF है जो कि अपने मुतालबे किसी तरह रोक ही नहीं रहा। रोज एक नया मुतालबा लेके खड़ा हो जाता है और पाकिस्तान की मैशत जो है दिन ब दिन उसकी वजह से भी पैनिक आ रहा है। और दूसरी वजह ये कि आज आजियों ने जो जाना है 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इतना बड़ा अमाउंट दे सकें। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि आप प्राइवेट तौर पे और स्पॉन्सरशिप के तहत अपने डॉलर जो है अरेंज करें। तो वो लोग भी डॉलर बड़े पैमाने में खरीद रहे हैं। और तीसरा, जिनके कंटेनर खड़े हैं उनको भी हुकूमत ने अलाउ कर दिया है, वो अपने या तो बाहर से सेटलमेंट करें या डॉलर के जरिए अपनी कंसाइनमेंट खरीद वो खरीद रहे हैं। और चौथा जो है जो ब्लैक मार्केट जो है दोबारा जो है बढ़ रही थी डॉलर की स्टेट बैंक सख्तियों की वजह से। अब स्टेट बैंक ने इम्पोर्टरों को भी जो है जो जरूरी चीजें इम्पोर्ट करने की इजाजत दे दी है ताकि मार्केट हवाले के जरिए दोबारा ना हमारी वर्कर रेमिटेंस पे बुरा असर न पड़े। तो अब रेट का मुकाबला रेट से किया जाता है। इंशाल्लाह डिमांड क्यों ही पूरी होगी, रेट भी गिरेगा। लेकिन खास तौर पर मैं उन पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ पूरी मुल्क की तरफ से, खास तौर पर उन 18 आदमियों के जिनके सिराजुल हक साहब ने मीडिया पे नाम भी लिए हैं, उनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, वो खुदा के लिए अपने इस मुल्क से कमाए पैसे वापस ले आए और पाकिस्तान को बचाएं। ये पैसा आपने यहीं से कमाया है और इस लाने पे आपको पैसे भी मिलेंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर बाहर से पैसे पाकिस्तान में कोई नहीं लेके आता। अब सवाल ये है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होना, मुल्क की सियासी और मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल, ये कितना बड़ा फैक्टर है और डॉलर्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए? देखो, सबसे बड़ा तो हमारे लीडरों का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इम्तिहान है। कहते हैं ना, रियासत है तो सियासत भी होगी।
وہ اگر اپنے میں کمپرومائز کر لیں، ملک کو بچا لیں تو بڑا ان کو احسان ہوگا اس ملک پہ اور قوم پہ. اور اگر وہ اسی طرح لڑتے رہیں گے تو پاکستان کو جو پھر یہ اور کون بچانے آئے گا؟ کوئی باہر کی دنیا سے نہیں بچائے گی، ہم نہیں بچانا ہے، اور ہم نے اپنے اختلاف بلا کے ملک کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک بوستان صاحب، آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہے تھے. ابھی ہمیں جوائن کے ماہر معاشیات عابد قیوم سلیری صاحب نے، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. عابد قیوم صاحب، کہیے گا کہ ڈالر میں مسلسل اضافہ پاکستانی معیشت کو کس نہج پر لے جائے گا، اور جو عوام میں بالخصوص وہ کس طرح سے، کس تناظر میں اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ انہی چیزوں کا ایک تسلسل ہے جو کہ پاکستان فیس کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہم اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات فی الحال کنکلوڈ نہیں کر پا رہے، جس میں کچھ چیزیں جو تھی وہ تو انٹرنل ہیں، لیکن بڑا جو اس کا مسئلہ ہے وہ چائنا اور سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ اپنے کریڈٹ کا رول اوور ہے. جب تک آپ کا IMF کا پروگرام نہیں آتا تب تک روپے کی قدر میں استحکام جو ہے وہ مشکل ہے. دوسرا، اگر ہم اس میں اسپیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ جو الیکشن کے اوپر جو کنٹروورسی کریٹ ہو گئی، جو کہ پولیٹیکل استحکام، عدم استحکام کی جو کنٹینیویشن ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس وقت پاکستان کے جو انویسٹرز ہیں، جو پاکستان میں جو ڈالرز جن کے پاس ہیں وہ روک کے بیٹھے ہیں. اور تیسرا، جو موڈیز نے ہماری ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کی چند دن پہلے، وہ بھی امپیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ایک وشیس سائیکل پاکستان کے لیے بن گیا ہے. ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے، دوسری طرف IMF پروگرام جو ہے وہ پچھلے 2 مہینوں سے ریزیوم کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، وہ نہیں ہو پا رہا. تیسری طرف پوری دنیا میں جو ہماری اکانومی پہ ٹرسٹ تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ہماری کریڈٹ ریٹنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے. اور چوتھی امپورٹنٹ چیز جو اس وقت کر رہی ہے وہ ہمارا گورننس کا ایشو ہے کہ ہم افغانستان میں جو ڈالرز اسمگل ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. پشاور کی جو گرے مارکیٹ ہے وہ اوپن مارکیٹ سے بھی زیادہ وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور وہ اس کے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہوتا تو پھر اسی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 285 روپے کو انٹر بینک میں ٹچ کر گیا ہے. عابد صاحب، آپ نے چاروں بڑی بنیادی وجوہات بتائی ہیں، یہی مسائل ہیں، لیکن کرنسی مارکیٹ میں آج بلٹ بات دیکھا گیا ہے. یکمشت 15 سے 20 روپے کا اضافہ ہو جانا، یہ سلسلہ لامتناہی ہے یا یہ کہیں جا کے رکے گا؟ اگر ہمارا یہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے مارچ کے مہینے میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ، تو تھوڑی سی اس پہ جو ہے ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں پر پیار 250 پہ چلا جائے گا، لیکن مزید گرنا بند ہو جائے گا. کیونکہ اگر IMF کا پروگرام جو ہے وہ ریزیوم ہو جاتا ہے، چائنیز اور سعودیز ایشورنس جو ہے وہ مل جاتی ہیں، تو کم از کم وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں عوام اور بینکس میں اور پاکستان میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں، وہ تھوڑا سا اس کا جو خلیج ہے وہ کم ہو جائے گی، اور روپے میں آپ کو اس کی قدر میں ٹھہراؤ آتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے عابد صاحب، یہ بھی بتائیے گا ساتھ ہی کہ کچھ اسپیشلسٹ ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ جو ڈالر میں اضافہ ہو رہا ہے وہ صرف IMF کی شرائط کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور کچھ ایکسپرٹس یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ اگر فوریکس ڈیلر کو ڈالر دے دیے جاتے ہیں تو اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے، ورنہ جو عوام ہے وہ صرف گرے مارکیٹ کا ہی رخ کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے، ڈالر ہے نہیں آپ کے پاس تو آپ اس کو لیٹ سے دے دیتے ہیں اگر یہ ڈیلرز کو، تو ڈالر آئیں گے تو دیں گے نا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس لیس دین 3 بلین ڈالر ہیں ریزرو میں، اسٹیٹ بینک ریزرو میں. اب اگر 3 بلین ڈالر میں سے آپ 200-400 ملین ڈالر آج دے دیتے ہیں ان کو کرنسی مارکیٹ میں، تو روپے کی قدر میں تو استحکام آ جائے گا. لیکن کل کو پھر آپ بجلی، گیس، کوئلہ، LNG، ایڈیبل آئل، ان کی امپورٹ کے لیے کیا کریں گے؟ تو یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت ایک وشیس سائیکل ہے، اور اس وشیس سائیکل کو ہمیں توڑنا، اور اس کا جو اس وقت شارٹیسٹ روٹ ہے وہ یہی ہے کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ بحال ہو. بھلے یہ ساری چیزیں IMF کے پروگرام پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت اس طرف جائے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں. سر، ایک اور معاملہ ہے. ایک تو GST آج 17% سے بڑھا کر 19% کیے جانے کا امکان ہے.
एक तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान है, आम आदमी इससे किस हद तक मुतासिर होगा और कौन कौन से सेक्टर इससे असरअंदाज होंगे? जी, जीएसटी नहीं, ये इंटरेस्ट रेट जो है, जीएसटी तो 18% आ गई मिनी बजट में, इंटरेस्ट रेट है आज उस पर इम्कान है कि जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का वो शायद 19% पे आ जाए। जाहिर है कि जब आपका क्रेडिट महंगा होता है तो जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाती है। यानी अगर किसी को इस वक्त बोरिंग से, बैंक से, इंडस्ट्री को बोरिंग से अपना बिजनेस जो है वो रन करना है, तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जो कि 20% आपको अपफ्रंट प्रॉफिट दे कि आप स्टेट बैंक्स को उनका लोन वापस कर सके और उसके बाद फिर आप अपना प्रॉफिट भी कमा सके। तो लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी इस वक्त अनाउंस की जाएगी आज, और ये जो मुमकिन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा होगा, तो ये इस वक्त रुपए की फ्लाइट को रोकने के लिए है कि रुपया जो है वो डॉलर में कन्वर्ट होना बंद हो। इससे महंगाई पे शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, महंगाई उसी तरह से रहेगी। ठीक है, महंगाई अपनी जगह पे रहेगी। आबिद साहब, एक अवामी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये कहेगा कि जब डॉलर बढ़ता है तो आम आवाम भी उसी तरह गम और गुस्से का शिकार हो जाती है, जिन्होंने डॉलर के साथ कोई लेन देन का मामला भी नहीं होते हैं। तो ये जो डॉलर का बढ़ना है ये आम आवाम तक कैसे ट्रांसफर होता है, और आवाम को हम इस प्रेशर से, इस बर्डन से कैसे बचा सकते हैं? हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस, इवन कि अब गंदम भी, आपका खुदनी तेल भी, आपकी मेडिसिन भी, तो ये सारी चीजें तो आप इंपोर्ट करते हैं, और जब डॉलर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि इनकी इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी। जब इंपोर्ट प्राइस बढ़ती है तो मेरे और आपके लिए यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए कीमतें बढ़ जाती हैं। तो आवाम जो है वो तो बराह रास्त मुतासर होती है, क्योंकि ये सारी चीजें, ये लग्जरी आइटम नहीं, ये वो आइटम है जो कि हमारी डे टू डे जिंदगी का हिस्सा है, और इससे बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी जो है हुकूमत को वो देना पड़ेगी, उनको शोर अप करना होगा। और IMF टारगेटेड सब्सिडी देने की इजाजत देता है कि हम टारगेट करें लोगों को। पहले तो सिर्फ 30,000 रुपये माहाना आमदनी वाले का होता, लेकिन अब तो वन कैन आर्गू के अगर आपकी आमदनी 70-75,000 रुपया माहाना भी है तो तब भी आपको इन सब्सिडीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आबिद क़य्यूम साहब, मजीद भी आपसे जानेंगे, हमारे साथ ही रहिए। अभी हमें ज्वाइन किया है फॉरेक्स एक्सपर्ट जफर पराचा साहब ने, उनसे मजीद बात करते हैं। जफर पराचा साहब, कहिएगा आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? और आप लोगों का मुतालबा है कि फॉरेक्स डीलर को डॉलर्स दे दी जाए, लेकिन जब हुकूमत के पास डॉलर्स होंगे ही नहीं तो आप तक कैसे मुंतकिल किए जा सकते हैं? का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा है कि जो आपकी अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड हो रही है जिस रेट पे डॉलर की, वो रेट होना चाहिए। तो वो जो रेट है वो रेट है ग्रे मार्केट का। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो फॉरेन एक्सचेंज के खरीदो फरोख्त पे सख्ती की है अवाम के ऊपर बहुत ज्यादा, उसकी वजह से ग्रे मार्केट बहुत तेजी से डेवलप हुई है और ग्रो हुई है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इम्पोर्टर्स को कहा कि आप डॉलर अपने तौर पे अरेंज करें, चाहे आप या कैश डॉलर लें या हवाले से पेमेंट करें, खुद करें, लेकिन उनको को वे आउट नहीं बताया, लीगल वे। तो वो लोग ग्रे मार्केट में चले गए खरीदने के लिए और हवाला मार्केट में चले गए। जो कल ये इंटरबैंक जब 263-64 था तो 290 रुपए कैश डॉलर का रेट था और हवाले का रेट 300 था। मैंने हुकूमत को कई दफा तजवीज दी है कि आप इंपोर्टर्स की $50,000 तक की पेमेंट हमको दे दें ताकि वो हमसे खरीद के अपने बैंक्स की जरूरत पूरी करें। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप क्या समझते हैं किस तरह ये मामला ठीक होंगे और इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से आपके पास क्या प्लान्स हैं? पहले इन्होंने मिफ्ता इस्माइल को लगाया, मिफ्ता इस्माइल ने पहले बेड़ा गर्क किया, फिर ये इसहाक डार को लेके आए और इसहाक डार ने पाकिस्तान को नाखून चुने चबवा लिए। इन्होंने इसने कहा था कि IMF और ये जो मूडीज है इनको वो सीधा कर देंगे। अब इस वक्त इसहाक डार घुटनों के बल इनके सामने झुके हुए हैं और वो इनको बाकायदा ठुड्डे मार रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान के 1 घंटे के अंदर डॉलर 15 रुपए ऊपर चला गया है। IMF का प्रोग्राम कोई समझ नहीं आ रहा कहाँ पहुंचा। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई हल है सिवाय इसके कि फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी सूरत हाल के ऊपर एक बड़े डायलॉग का आगाज हो
اور پاکستان میں سیاست کو ایک الیکشنز کے ذریعے منتخب حکومت آئے اور ایک معاشی ایجنڈا ہم اقوام عالم کے سامنے پیش کریں. ادروائز پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. پہلے انہوں نے مفتاح اسماعیل کو لگایا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ ظفر پراچا صاحب اور عابد قیوم سلیری صاحب بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہے تھے، اور ہمارے رپورٹر راشد خان بھی ہمیں موجودہ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے.